हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अभी ज़्यादा दूर नहीं है। 8 फरवरी को एग्ज़ाम है, तो इसमें आप अपने नोट्स के रिवीजन कर रहे होंगे। और रिवीजन के पर्पज़ से हम शॉर्ट वीडियो, जो एक ही वीडियो बस 5-6 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपका एक सिद्धांत ख़त्म हो जाएगा। उसी के पर्पज़ से हम शॉर्ट वीडियो, एक वीडियो में एक सिद्धांत खत्म करने के प्रयास करेंगे। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक, जो बेस्ट मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे पर आधारित जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसका हम चर्चा करेंगे और उसको 5-6 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बच्चों को अपना रिसर्च शुरू किया। तो पहला उनका सिद्धांत जो शुरुआत किए थे वो नैतिकता के सिद्धांत पर शुरुआत किए थे, परंतु कुछ समय बाद उनका विचार संज्ञानात्मक विकास की ओर चला गया, जिससे उन्होंने पूरा फोकस संज्ञानात्मक विकास पर दिया। जीन पियाजे को बच्चों से बहुत लगाव था, इसलिए उन्होंने अपना अहम केंद्र बच्चों को ही माना और बच्चों के विकास, उसके डेवलपमेंट पर ही कार्य किए। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। वो एक रचनावादी थे, रचनावादी क्रिएटिव साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सर्वप्रथम नैतिक के सिद्धांत पर कार्य किया था। उन्होंने जो दिया था पर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है किसी के बारे में जानना। बच्चों को जो किसी बारे में जानने की जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है वही उसका संज्ञानात्मकता कहलाती है। उन्होंने बच्चों को केंद्र में रखकर उन्होंने बताया कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और बच्चों को भी उन्होंने नन्हा वैज्ञानिक कहा। उन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा। वो कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं और अन्वेषण करते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे स्वयं अपना सिद्धांत बनाते हैं। देखो, यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो दिमाग की क्वांटिटी और क्वालिटी, इसके पर्पज में उन्होंने बात कही थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चों की जो माइंड, दिमाग की क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है वह वयस्कों के बराबर होती है या कम होती है। तो उन्होंने बताया कि बच्चों का दिमाग मात्रात्मक क्वांटिटी के रूप में बड़ों के समान होती है, क्योंकि जितने भी मानव समाज के लोग हैं सबकी जो दिमाग की मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, सेम होती है। परंतु जो गुणात्मक क्वालिटी होती है, उसमें सोचने की क्षमता होती है, वह रूप भिन्न होती है। जो वयस्क है उसमें सोचने के तरीके अलग होंगे, उनकी जो हाइपोथेटिकल पावर होगी अलग होती है, बच्चों में उसकी अपेक्षा कम होती है। लेकिन जो माइंड की जो क्वांटिटी है वो सेम होती है। तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में 4 कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला कॉन्सेप्ट है अनुकूलन, दूसरा संतुलन, तीसरा स्कीमा और संगठन। अनुकूलन को इंग्लिश में कहते हैं एडाप्टेशन। अनुकूलन होता है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके अनुसार अपने आपको उसमें ढाल लेंगे, उस इन्वायरमेंट के अनुसार ही आपको चलना होगा, आपको उस तरह व्यवहार करना होगा। तो इन्वायरमेंट के अनुसार स्वयं को ढालना आपका एडाप्टेशन कहलाता है। एडाप्टेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, एसिमिलेशन एंड एकमोडेशन। एसिमिलेशन में आत्मसाक्षकरण। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे जो स्टूडेंट या जो बच्चे हैं, और हर किसी के पास कुछ न कुछ तो ज्ञान होता है, चाहे वह जिस एज में हो, उसके पास प्रीवियस नॉलेज होते ही रहते हैं। तो अपने पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। अनुकरण, सॉरी, आत्मसाक्षात्करण, एसिमिलेशन। और वहीं जो एकमोडेशन जो होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे और जो वर्तमान में जो नॉलेज है उसके बीच में रिलेशन बनाएंगे, तो हमारा कहलाएगा एकमोडेशन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। नेक्स्ट आपका है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन संतुलन होता है।
जब हम एसिमुलेशन और क्वांटेशन बीच में बैलेंस बना लेते हैं, इनमें एक रिलेशन बनाकर बैलेंस बना लेते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट है स्कीमा। स्कीमा कहते हैं जो मानव के दिमाग में स्टोर ज्ञान का प्रयोग करके किसी विषय के प्रति अपना कॉन्सेप्ट बनाता है। मानव के दिमाग में जो भी स्टोरेज है, जो भी ज्ञान की स्टोरेज होती है, किसी बारे में जो जागरूकता होती है, उन सबको जोड़ने के बाद, आपस में तालमेल बैठाने के बाद, संतुलन करने के बाद, एसिमुलेशन एक्वाड्रेशन का संतुलन बैलेंस करने के बाद, जो किसी विषय के प्रति, किसी ऑब्जेक्ट या किसी विषय के प्रति जो उसका कॉन्सेप्ट बनता है, धारणा बनाता है, उसकी स्कीमा कहलाती है। स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। हर व्यक्ति, हर मानव, हर बच्चों में जो स्कीमा की प्रवृत्ति होती है, किसी विषय या ऑब्जेक्ट के बारे में जो कॉन्सेप्ट बनाने की क्षमता होती है, वह जन्मजात होती है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन। संज्ञानात्मक के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना। जब संज्ञानात्मक किसी को जानकारी इकट्ठा करने का, किसी के बारे में संज्ञान मिलेगा, उस समय क्या होता है? स्कीमाएं जो होती है आपकी स्कीमा, उस सबको पुनर्व्यवस्थित कर लेंगे। किसी के विषय के बारे में जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो आपका स्कीमा कहलाएगा। उन कॉन्सेप्टों को एक क्रम बाय क्रम रखकर पुनर्व्यवस्थित करने पर जो प्राप्त होता है, संज्ञानात्मक प्राप्त होगा, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में आएगा। ये हो गए जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए 4 स्टेज बताए थे, क्योंकि इन्होंने बच्चों की बात की तो बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है, माँ के पेट में होता है, तभी से वहाँ उसका विकास शुरू हो जाता है। तो उस विकास को लेकर किस क्रम में, देखो विकास तो जीवन मरण तक तब का है, पैदाइश से लेकर या भ्रूण अवस्था में आने के बाद से आपका मृत्यु तक हर व्यक्ति का विकास होता रहता है। तो उन्होंने 4 सिद्धांत दिए, अवस्था दिए। संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेट, जो आपके 0 से 2 वर्ष, इसका जन्म से लेकर 2 वर्ष के बच्चों में होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था। इसमें क्या होते हैं? बच्चों को ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं। बच्चों की जो सेंसरी मोटर पावर होती है, ज्ञानेंद्रियाँ बहुत एक्टिव होती हैं, वो सेंसरी से अपना सब कुछ महसूस कर सकते हैं। बच्चा सेंसरी से अपने माँ को पहचानता है, अपने जिसके पास अधिक वह रहता है उसको भी अपने सेंसरी, अपने उसकी महक से, उसके गंध से पहचान लेता है। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं, उनकी ज्ञानेंद्रियाँ बहुत तेजी से काम करती है, वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, उसी से अपने को पहचानता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, वस्तु कुछ बनाता है, उसे ढूंढ लेता है। जब बच्चा 2 साल के बीच में रहता है, तो किसी वस्तु को देखता है तो उसको अपने दिमाग में उसका ऑब्जेक्ट बना लेता है, उसका इमेज बना लेता है। फिर उस वस्तु को आप कहीं रख देंगे, उस वस्तु को ढूंढ लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट बना है, उस ऑब्जेक्ट जैसा जो वस्तु दिखेगा उसी को लेगा। तो 0 से 2 साल बच्चे होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में, वह किसी वस्तु का देखने के बाद उसका इमेज या ऑब्जेक्ट अपने दिमाग में बनाएंगे, उसके बाद उस वस्तु को हम कहीं रख देंगे, वो इसको ढूंढ लेगा। ये आपके सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। नेक्स्ट आपका स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है? देखना, समझना, परंतु क्रिया प्रतिक्रिया न करना। 2 साल के बाद जो बच्चे होते हैं वो किसी वस्तु को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु उसके प्रति क्रिया नहीं कर सकते। ये जो स्टेज होती है, क्रिया न करने की पहले की स्टेज होती है। जब बच्चा कोई क्रिया न कर पाए, उसकी पहले जो स्टेज होती है प्रतिक्रिया न करवाने की, वो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है। इसमें बच्चा, जैसे आप अगर छोटा बच्चा है, 2 साल से ऊपर बच्चा है, 7 साल से कम है, ये जिसके साथ आप क्रिकेट खेलते हैं, उसकी तरफ आप बॉल फेंकेंगे, वो बॉल को देखेगा, समझेगा कि हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन उसको कैचअप नहीं कर पाएगा, उसके अनुसार वह क्रिया नहीं कर पाएगा, न तो वो हट पाएगा, न सिर्फ कैच कर पाएगा। बॉल जाकर उसको लग भी सकती है, क्योंकि वह देख रहा है, समझ रहा है कि बॉल आ रही है और हमको लग सकती है, परंतु वो क्रिया नहीं कर पाता, हमको किस तरह हटना है, ऐसे कैच करना है। तो अगला है आपका सिंबल ऑफ यूज। प्री ऑपरेशनल स्टेज बच्चा सिंबल का यूज करना शुरू कर देता है। और नेक्स्ट है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्शनल बिहेवियर।
प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा लक्ष्य को निर्धारित करता है कि हमको इस दिशा में जाना है, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त कर ले ये पॉसिबल नहीं होता इसमें। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किसी गोल को डायरेक्शन देता है, उसमें गोल को डायरेक्शन देने की बिहेवियर आती है, वो लक्ष्य को निर्धारित कर सकता है, लेकिन लक्ष्य ओरिएंटेड है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट है एनिज्म जीववाद। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जीववाद किस स्टेज के बच्चों में पाया जाता है। देखो जीववाद का मतलब होता है कि लिविंग और नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव, सजीव निर्जीव वस्तुओं के बीच में अंतर कर पाना प्री ऑपरेशनल स्टेज में बहुत मुश्किल होता है। तो कोई भी बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, 2 से 7 साल के बीच में है, वह लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव निर्जीव वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं कर पाएगा। वह हर चीज को मानता है कि हर चीज में प्राण है, जीवित है, इसको भी दर्द होता होगा। वह अपने जैसा हर चीज को समझता है, चाहे वह मिट्टी हो, चाहे कोई वस्तु हो, अदरवाइज कोई भी चीज हो, वह सभी को अपने शरीर से, उसको लगता है कि हमको कोई मारता है दर्द होता है, वो सोचता है कुर्सी को हम तोड़ेंगे उसको भी दर्द होगा, क्योंकि वो नहीं जानता वह निर्जीव है, उसमें प्राण नहीं, उसको कोई इमोशन नहीं है। तो बच्चे में क्या होता है, एनिज्म जीववाद पाया जाता है, वह लिविंग और नॉन लिविंग के बीच अंतर नहीं कर पाता। इसमें होता है एक पर ईगो सेंट्रिज्म। इसमें देखो बच्चा को ईगो सेंट्रिज होता है, ईगो होता है, इसमें क्या होता है ईगो। वह हर चीज को सही मान, जो उस चीज को सही मान लिया है वही सही है, बाकी सब समाज के लोग कुछ भी कहे वो किसी को नहीं एक्सेप्ट करता। उसका जो कॉन्सेप्ट बन गया है वही सर्वविद्यमान है। वह जो कल्पना कर लेता है वही सही मानता है, किसी की बात नहीं सुनता। ईगो सेंट्रिज्म होता है, ईगो होता है उसका हार्ट। अगर कोई कहे तुम्हारा ये बात गलत है, वह दुखी हो जाता है। इसको ईगो हार्ट होता है कि हम गलत नहीं हो सकते। तो प्री ऑपरेशनल में बच्चों के ईगो सेंट्रिक पाता है। इरिवर्सिबल भाव होता है। इरिवर्सिबल माने परिवर्तित, माने पुनः उसी अवस्था आने के। जैसे अगर बच्चा होता है कि कहीं जाना हो, उससे लेकर हम छोड़ आते हैं किसी मार्केट या कहीं पर ले जाकर पहुंचा दे, फिर उससे कहा जाए कि वो मार्केट से घर पर आ जाए तो नहीं आ पाता, वो समझ ही नहीं पाता। इसे कहते हैं इरिवर्सिबल। वो इरिवर्सिबल का अपसेंट होता है, तो दिमाग में नहीं कर पाता। अगर हम उसे बताए कि 2 3 5 होते हैं और 3 2 कहेंगे तो नहीं बता पाएगा, तो इरिवर्सिबल नहीं हो पाता। फिर अगला है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा किसी एक ही चीज पर फोकस कर पाएगा। वो विकेंद्रीकरण नहीं होता कि एक ही साथ कई चीज पर फोकस कर ले। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सेंट्रेशन होता है, केंद्रीकरण, एक समय एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेगा। और नेक्स्ट है कंजर्वेशन, संरक्षण। वह संरक्षण समझ नहीं पाता। जिससे बताए इसमें रिवर्सिबल में, अगर किसी को बच्चे को अगर 2 समान क्वांटिटी के बर्तन दे दिए जाए, बस उसके शेप में डिफरेंस कर दिया जाए, तो वह दोनों के जो उसका डिफरेंस शेप हाई होगा, जिसकी हाइट शेप की अधिक होगी, और एक की हम कम हाइट के लिए, पर उसकी जो क्वांटिटी होगी सेम होनी चाहिए। तो उसमें वह बता नहीं पाता कि दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों बराबर है। जिसकी हाइट अधिक है वो उसको अधिक मात्रा मानेगा, जिसकी कम है उसको कम मानेगा। अगर उसको हम 1 लीटर का पानी लें, उसी को एक लंबे अधिक हाइट वाले 1 लीटर में डाल दें और उसी 1 लीटर पानी को कम हाइट वाले डिब्बे में रख दें, तो हमेशा अधिक की यूज लेने के चक्कर में वो हमेशा अधिक हाइट वाले को उठाएगा। वो सोचेगा जो कम हाइट का है और चौड़ा है उसमें कम पानी होगा, जो अधिक हाइट का है तो उसको सोचेगा कि इसमें अधिक है, इसकी क्वांटिटी मात्रा अधिक है, इसलिए वह उसी को लेता है। तो वह कंजर्वेशन नहीं करता, संरक्षण नहीं कर पाता कि हर तरफ दोनों बराबर हैं, इसके वह विचार नहीं कर पाता। नेक्स्ट है सीरिएशन, क्रमबद्धता। प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चों के अंदर क्रमबद्धता नहीं आती, वह किसी को क्रम बाय क्रम नहीं लगा पाता। इससे अगर उसको दे दिया जाए कई टाइप के या फिर जो स्केल है, अगर इसको हम छोटा बड़ा करके दे दें
तो क्रम बाई क्रम नहीं लगा पाएगा कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, वह ई सीरीजिज्म चलेगा, अक्रमबद्धता क्यों चलेगा वो नहीं बता पाएगा। इसे अगर इसको हम चारपाई दे दें इसे इस तरह से, तो इसको क्रम में नहीं लगा पाएगा कि आपका ये छोटा है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इस क्रम में वो लगा ही नहीं पाएगा, वह आगे पीछे कर देगा, क्रम बाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट। ये आपका मूर्त अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, इरिवर्सिबल इंडिविजुअल मुद्राभास संरक्षण क्रमबद्धता की योग्यता होती है। जो योग्यता है उसे प्री ऑपरेशनल स्टेट नहीं आ पाती, वो आपको जाकर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट में आ जाती है। तो उसका इरिवर्सिबल आ जाएगा। जीवात की कॉन्सेप्ट आ जाता है, मुद्रा पहचान लेगा, भार क्या होता है वो भी समझ सकता है, संरक्षण कंजर्वेशन और सीरिएशन भी जान लेगा। ये सब की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जब वह 7 से 11 वर्ष के बीच में जाता है। इसमें मेन पॉइंट है हाइपोथेटिकली थिंकिंग। हाइपोथेटिकल में किसी के बारे में वह सामने देखकर सोच सकता है। देखो चिंतन पर चिंतन तो नहीं कर पाएगा, पर उसके बारे में हाइपोथेटिकल थिंकिंग रख सकता है। इसमें क्या उदाहरण है तर्क, इसमें आगमनात्मक जो उदाहरण होता है नियम उसको फॉलो करता है वह हर चीज उदाहरण से लेकर तर्क की ओर जाता है। अगर उसको हम कोई दिखा दे, बॉल दिखा दे और वृत्त की बात करें, हम बोले कि वृत्त बॉल की तरह होता है, ये बात से बोले उदाहरण दे दिए, तो उस बॉल से तर्क लगाएगा कि जो वृत्त होगा वो चारों एक समान गोलाकार में होगा। अगर उसे एक केंद्र मान ले तो समान दूरी पर रहेगा। तो इसे जो कॉन्सेप्ट बना लेता है वह तो आपका है फार्मूला ऑपरेशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेट लास्ट स्टेप यही था, फार्मूला ऑपरेशन स्टेट। 11 से 15 वर्ष के बच्चों में होते हैं। इसमें क्या अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन माने जो वस्तु उसके सामने न हो वह कल्पना कर पाता है उसके बारे में, या काल्पनिक इसमें कर पाता है, किसी बारे में चिंतन मन में ही सोच पाता है। जिस वस्तु उन्हें दिखाई दे उसे भी वह ऑब्जर्वेशन कर सकता है, अपने माइंड में इमेज बना सकता है, वो आपका अमूर्त चिंतन में आता है। अमूर्त चिंतन ही किसी बारे में व्यापक सोच पर डिपेंड करता है। इसमें निगमनात्मक होता है तर्क। इसमें बच्चा कोई नियम से तर्क पर नियम जानेगा, उसके बाद उसको उदाहरण देखेगा। और ये अनौपचारिक सोच होती है, और ये आपको क्या होता है क्रिटिकल औपचारिक सोच होती है। ये आपके जीन पियाजे का जो कॉन्सेप्ट था इस शॉर्ट फॉर्म में इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जीन पियाजे की जो आलोचना हुई, जो समानताएं हुई थी, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जीन पियाजे और लेव टस्की, इन दोनों की जो समानताएं थी, इनकी जो और विशेषताएं क्या थी। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे ने भाषा पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चे पहले भाषा सीखता है उसके बाद विचार आती है, इन सब बातों पर जोर दिया था। उसको चलो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।